Assalamu alaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Methods by Hashim Zia. बेटा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। रिसेंटली कुछ कॉलेजेस के अंदर मिड टर्म एग्जाम्स लिए गए जिसमें एमसीक्यूज के 40 नंबर्स के पेपर्स हुए। तो मेरी कोशिश ये है कि अपने चैनल के ऊपर उन तमाम के तमाम कॉलेजेस के पेपर्स को सॉल्व करवाऊं। एक रिक्वेस्ट करूंगा आप तमाम स्टूडेंट से, बेटा मेरे पास जो भी ये क्वेश्चन पेपर्स पहुंचते हैं ये बच्चे जो मुझे सेंड करते हैं आपके तवज्जुह से पहुंचते हैं। तो बेटा अगर आप मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे तभी मैं उनके ऊपर लेक्चर और वीडियोस बना सकूंगा। रिमेंबर दिस थिंग। तो मेरे पास मेरे जो एसएम साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे पेपर सेंड करा मैथ्स का सेकंड ईयर का। तो आज सबसे पहले सेकंड ईयर मैथ्स के पेपर की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा। फिर फर्स्ट ईयर के कुछ पेपर्स भी आए हुए इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट उनके ऊपर ही वीडियोस में डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा भाई, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है एसएम साइंस गवर्नमेंट कॉलेज का। क्या कह रहा है मेरा बेटा? ये कहता है सबसे पहला एमसीक्यूज, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप इज डैश। मेरा बेटा यानी कि एमसीक्यूज कह रहे हैं अगर आपके पास कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। देखो भाई ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया। दुनिया में कभी भी कोई लाइन बेटा अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, वो तमाम वो प्रॉपर्टीज फॉलो करेगी जो एक्स एक्सिस की होंगी। तो स्लोप क्या होता है एक्स एक्सिस का? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज जीरो। क्या होता है? जीरो होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन का आंसर क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है मेरा बेटा? व्हेनेवर लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यूज नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वो एमसीक्यूज है जो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि बेटा मेरे फेवरेट 3 एमसीक्यूज में से एक एमसीक्यूज है। सेकंड ईयर मैथ्स के एमसीक्यूज की वीडियोस मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। तो एसएम साइंस कॉलेज के क्वेश्चन पेपर का दूसरा एमसीक्यूज क्या कहता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मेरा बेटा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन कहता है कि बताओ उस पॉइंट के ऊपर जहां पे एक ट्रायंगल के तमाम इंटरनल बाइसेक्टर मिल जाएं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक ट्रायंगल के इंटरनल बाइसेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। मेरा बेटा देखिए, इंटरनल बाइसेक्टर बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो कि वर्टेक्स से निकले और अपोजिट साइड के ऊपर जाके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि वर्टेक्स से निकले और अपोजिट साइड के ऊपर जाके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। और वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे एक ट्रायंगल के तमाम इंटरनल बाइसेक्टर मिल जाते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। बहुत ही मशहूर जमाना ये एमसीक्यूज है और एप्टीट्यूड लेवल का भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होगा। क्लियर है मेरा बेटा? थर्ड एमसीक्यूज, द स्लोप ऑफ द लाइन दैट बाइसेक्ट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, अ स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच बाइसेक्ट द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी। क्या कह रहे हैं? उस लाइन का स्लोप बताओ, उस लाइन का स्लोप बताओ जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा होगा। बेटा मैथ्स के अंदर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। एमसीक्यूज आपको दिया जा रहा है एक ऐसी लाइन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है और थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है, बताओ उसका स्लोप क्या होगा। मेरा बेटा यानी कि आपको इस स्लोप का एंगल फाइंड करके बताना है। कैसे बताएंगे भाई? देखो, एक कंप्लीट क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। एक कंप्लीट क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। कंप्लीट क्वाड्रेंट का एंगल। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है एक ऐसी लाइन जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को इक्वली डिवाइड करती हो। लफ्ज बाइसेक्ट के मायने क्या होते हैं? दो बराबर हिस्सों में तोड़ना। तो एक ऐसी लाइन जो कि पहले और तीसरे क्वाड्रेंट के ऊपर बराबर हिस्सों में मौजूद हो, आपको उसका एंगल निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? 90 का आधा क्या होता है? 45 डिग्री। ये तो मैंने आपको लॉजिकल बात बता दी, वैसे आपको शॉर्ट ट्रिक के तौर पे बात मालूम होनी चाहिए कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है, स्लोप क्या होता है? 45 डिग्री होता है। और अगर एक एमसीक्यूज आपके पास आ जाए, इसका एक अपोजिट एमसीक्यूज भी होता है कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर आपका एंगल क्या होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर आपका एंगल क्या होता है, स्लोप क्या होता है? 135 डिग्री होता है। ये दोनों एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरा बेटा? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ ए इज टू थर्ड द वे फ्रॉम पी टू क्यू देन ए डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो ऑफ डैश। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, लिटरली बहुत मजे का एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 2 की बेसिक खूबसूरत तरीन एमसीक्यू। उसकी इस एमसीक्यूज की सबसे खास बात क्या है? गौर से देखिएगा क्या कह रहा है। इफ ए इज टू थर्ड द वे फ्रॉम पी टू क्यू, यानी कि आपसे कहा जा रहा है आपके पास एक लाइन है पी से लेके क्यू तक की, उसके ऊपर कहीं एक पॉइंट ए मौजूद है और वो पॉइंट ए किस रेशो में कट रहा है वो रेशो आपको बताना है। आपको उसका बेसिक फ्रैक्शन फॉर्म बताई हुई है टू थर्ड।
क्या फ्रैक्शन फॉर्म बताई हुई है? 2/3। लिटरली बहुत मजे का एमसीक्यूज है। यानी कि ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपको कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म अगर दी हुई हो और आपसे रेशो पूछा हुआ हो, क्या पूछा वो? रेशो। तो फ्रैक्शन फॉर्म से रेशो में कैसे जाते हैं कि मेरा बेटा, जाहिर सी बात है, देखो फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, एक आपको ऊपर वाली टर्म गिवन है, एक नीचे वाली टर्म गिवन है। तो ऊपर वाली जो भी टर्म है उसको एज इट इज लिखो, रेशो का सिंबल लगाओ। आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में जो भी ऊपर वाली वैल्यू गिवन है उसको एज इट इज एक दफा लिखो, रेशो का सिंबल लगाओ। नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करवा दो। 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन के ऊपर रेशो क्या होगा हमारा? 2:1 होगा। तो इस एमसीक्यूज का आंसर क्या होगा? 2:1 होगा। बहुत ही आसान सी बात है। लेट सपोज अगर आप में से किसी बच्चे को मसला हो रहा है तो मैं एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। मुझसे कहता है कि 5/3 के ऊपर, यानी कि 5/3 मेरा आ रहा है फ्रैक्शन, बताओ रेशो क्या होगा? ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिखो, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करो। तो 3 में से 5 निकालूंगा तो बेटा क्या बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। 3 में से जब 5 जाएगा तो क्या बचेगा? नेगेटिव का 2 बचेगा। क्लियर है मेरा बेटा? इस तरीके से हमारा ये पर्टिकुलर एमसीक्यूज भी। अगले एक्सक्यूज कह रहा है, अगर कभी भी दुनिया में दो लाइंस क्या हो? परपेंडिकुलर हो। अगर दुनिया में कभी भी दो लाइंस क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो अगले एमसीक्यूज देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कहते हैं? इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग मेरा बेटा, कभी भी दुनिया में दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। क्लियर है मेरा बेटा? तो एमसीक्यू नंबर 5 का आंसर क्या होगा? ये वाला, a1 a2 प्लस b1 b2 इज ऑलवेज 0। अच्छा, देन हमारे पास एक और पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ डैश। भाई बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जाहिर सी बात है बेटा, लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर पाती है। ये बात मैं आपको पहले भी साथ साथ बता चुका हूं। कभी भी आपके पास अगर लीनियर इक्वेशन आएगी तो जो लीनियर इक्वेशन होती है, लेट सपोज ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 वाली, ये अगर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन के मायने क्या हुए कि पूरी इक्वेशन में जितने भी अननोन्स आ रहे हैं सबके तमाम अननोन्स की पावर 1 के बराबर हो। तो ऐसी लीनियर इक्वेशन हमेशा किस चीज को डिनोट करवाती है? स्ट्रेट लाइन को डिनोट करती है बेटा, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन को डिनोट करती है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज। इफ टू और मोर स्ट्रेट लाइन मीट एट वन पॉइंट देन द लाइंस आर सेड टू बी डैश। मेरा बेटा बहुत ही मजे का एमसीक्यूज। अगर दो या दो से ज्यादा लाइनें एक पॉइंट के ऊपर मिल जाएं तो ऐसी लाइंस को आप क्या कहते हैं? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दीज लाइंस आर देन टर्म्ड एज कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस की मतलब ही क्या होता है? कॉन्करेंट लाइन ऐसी दो या दो से ज्यादा लाइंस होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर क्या होती है? मिल जाती हैं। अगर हमारे पास कभी भी दो लाइंस एक पॉइंट के ऊपर मिल रही हो तो उन पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वाइल कभी भी दो से ज्यादा लाइनें अगर एक पॉइंट के ऊपर मिल रही है देन दीज आर टर्म्ड एज द कॉन्करेंट पॉइंट। और ऐसी लाइंस को कहते हैं क्या है? कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? यहां तक कोई मसला किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल सा क्वेश्चन कह रहे हैं द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द पेयर ऑफ द लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2h प्लस का बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो भाई इस लाइन का मतलब क्या होता है? ये लाइन कौन सी होती है? एक्सरसाइज 3.3। इस लाइन का बड़ा मशहूर नाम है कि इफ मोर देन वन लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि मोर देन स्ट्रेट लाइन कभी भी अगर ओरिजिन से पास कर रही होंगी तो हमारे पास ये पर्टिकुलर लाइन बन रही होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2h प्लस का बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है मेरा बेटा? अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कभी भी मोर देन वन स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो बताओ उनके अंदर सम ऑफ स्लोप्स की वैल्यू क्या होगी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मेरा बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर मोर देन वन लाइन इज पासिंग टू द ओरिजिन, व्हेनेवर मोर देन वन स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन, तो उनका सम ऑफ स्लोप क्या होता है? सम ऑफ स्लोप की वैल्यू उनकी होती है माइनस का 2h डिवाइडेड बाय b। क्या होती है? माइनस का 2h डिवाइडेड बाय b। यानी कि मोर देन वन लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रही होगी देन उसके सम ऑफ स्लोप की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 2h डिवाइडेड बाय b। और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप की वैल्यू क्या होगी? ये एमसीक्यूज आ सकता है पेपर के अंदर। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप की वैल्यू क्या बराबर होगी? a डिवाइडेड बाय b के। किसके बराबर होगी? a डिवाइडेड बाय b के। क्लियर है मेरा बेटा? तो आगे बढ़ सकते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन मुझसे कहता है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है दा होगा, द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन दैट पासिंग थ्रू द ओरिजिन कैन बी रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्या कह रहा है? कहता है कि अगर तुम्हारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आ रही है तो बताओ ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन तुम्हें रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू कब देंगे? मेरा बेटा रियल वैल्यू का मतलब ही क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू। जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तभी तो मेरे पास वैल्यू रियल और डिस्टिंक्ट मिलेगी। भाई ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डी बेसिकली होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर, सही है ना? तो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे होते हैं।
अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो रूट्स कैसे मिलते हैं, इमेजनरी मिलते हैं, और डी की वैल्यू 0 के ऊपर रूट्स कैसे मिलते हैं, पैरेलल मिलते हैं। तो ये 3 से 4 एमसीक्यूज हर साल पेपर में पूछे जाते हैं कि रूट्स रियल कब मिलेंगे। तो बेटा रूट्स रियल कब आपको मिलेंगे, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन के अंदर एच स्क्वायर माइनस का ए बी ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि अगर एच स्क्वायर माइनस के ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो रूट्स रियल होंगे। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी के अंदर जो हमारे पास वैल्यू लेसर देन 0 आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। क्लियर है भाई। और पैरेलल रूट्स कब मिलते हैं, अगर एच स्क्वायर माइनस के ए बी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए देन हमारे पास रूट्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये सारी की सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको मालूम होनी चाहिए। इस यहाँ पे सिर्फ ये वाली बात पूछी हुई तो मैंने आपको बाकी एमसीक्यूज भी बता दिए। क्लियर है मेरा बेटा। अगला एमसीक्यूज, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी व्हेन ए बी सी आर कॉलिनियर। तो आपके पास एरिया की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी अगर आपके पास एक ट्राइंगल गिवन हो, उस ट्राइंगल के अंदर ए बी और सी तीनों पॉइंट्स कैसे हो, कॉलिनियर हो, तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। कॉलिनियर का मतलब कि उनके स्लोप्स की वैल्यू आपस में हमेशा बराबर होती है, पहले दूसरे स्लोप की वैल्यू और पहले तीसरे स्लोप की वैल्यू हमेशा आपस में क्या होती है, बराबर। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल का एरिया जिसके अंदर तीनों पॉइंट्स क्या हो, आपस में कॉलिनियर। तो मेरा बेटा उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा एरिया। क्लियर है मेरा बच्चा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स देन एफ प्राइम एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक डेरिवेटिव का एमसीक्यूज गिवन है। कैसे मुझे पता चला सर डेरिवेटिव का एमसीक्यूज है, मेरा बेटा डेरिवेटिव के एमसीक्यूज की निशानी क्या होती है कि जो फंक्शन गिवन होगा साथ में उसका एफ प्राइम गिवन है। एफ प्राइम कहते हैं फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लेने को। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके पास साइन एक्स एक फंक्शन आ रहा है तो बताओ एफ प्राइम एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इस फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लो और एक्स की जगह पे फिर 30 डिग्री पुट करवा दो। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। साइन आपके पास जब एफ एक्स का मैं डेरिवेटिव लूंगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, पॉजिटिव का कॉस एक्स होता है, सही है ना। सबसे पहला काम आपने क्या करा, साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। अब कह रहे हैं लास्ट में एक्स इज इक्वल टू 30 के ऊपर आंसर बताओ। तो सिंपल तरीके से एक्स की जगह पे 30 डिग्री पुट करवा दीजिए। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, कॉस 30 की वैल्यू निकाल लीजिए। तरीके से मेरा बेटा हमारा फाइनली आंसर क्या आ रहा होगा, हमारा आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का √3 डिवाइडेड बाई 2। √3 डिवाइड बाई 2 क्यों आया, क्योंकि मेरा बेटा सिंपल तरीके से cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 डिवाइड बाई 2। कैलकुलेटर में पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा। नाउ मूविंग ऑन एमसीक्यूज नंबर 12। एमसीक्यूज नंबर 12 क्या कहता है आपसे, अच्छा भाई इस बात पे किसी को परेशान नहीं होना कि सर ये एमसीक्यूज मिलेंगे कहां से, बेटा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, वहां पे जब आप सेकंड ईयर मैथ्स के पोर्शन में जाओगे आपको सेकंड ईयर मैथ्स के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर मैथ्स में जाओगे तो फर्स्ट ईयर मैथ्स के पेपर्स मिल जाएंगे। अगेन मेरा बेटा जैसे जैसे पेपर्स आप शेयर करोगे वैसे वैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। क्लियर है भाई। तो चलते हैं अगले एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 12 क्या कह रहा है, बहुत ही मजे का एमसीक्यूज, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला पूछ रहा है। कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स स्क्वायर माइनस का एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ए, सॉरी एफ एक्स माइनस का ए। क्या कह रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। कहते हैं बताओ ये किसके बराबर होगा। जाहिर सी बात है बेटा एफ प्राइम ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास, एफ प्राइम ए का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, एक्सरसाइज 4.1 लेक्चर्स मैंने भी रिसेंटली अपलोड कर दिए हैं इसके, इस टॉपिक के भी। तो अगर सेकंड ईयर मैथ्स में परेशान हो रहे हो बेटा, सेकंड ईयर मैथ्स के भी तमाम लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। क्लियर है बेटा। एमसीक्यूज के लेक्चर भी सेकंड ईयर के अपलोड करे हुए, एप्टीट्यूड के लेक्चर्स भी चैनल पे मिलेंगे और फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी आपको चैनल पे इंशाल्लाह मिल सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्या चीज आ गई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। तो ये पूछ रहा है। अगला एमसीक्यूज देखिए, अगला एमसीक्यूज बहुत ही मजे का, लिटरली बहुत मजे का। क्या एमसीक्यूज आ रहा है, डेरिवेटिव अप्लाई करो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के ऊपर। देखो मेरा बेटा डेरिवेटिव अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेवरेट टॉपिक है, बहुत तरीके से आप लोगों को इंटर साइड पे ही पढ़ाया हुआ है, एप्टीट्यूड साइड पे ही पढ़ाया हुआ है। कहता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में डेरिवेटिव अप्लाई करो। मेरा बेटा जब डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स पे लोगे तो डेरिवेटिव के अंदर क्या यूज करोगे, पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर को पहले लिखो, पावर में से एक माइनस करके लिखो, तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर जब बेस का डेरिवेटिव लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से वो बन जाएगा कॉस एक्स। क्लियर है मेरा बेटा। आगे कहता है प्लस के cos एक्स का डेरिवेटिव, तो प्लस के cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल तरीके से अगेन पावर फॉर्मूला, प्लस का सिंबल एज इट इज, पावर फॉर्मूले का पावर 2 पहले आ जाएगा और पावर में से एक माइनस करके बेस को लिखेंगे, फिर बेस वाली टर्म का जब डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। तो मेरा बेटा गौर से देखिएगा, ये क्या बन गया, ये बन गया 2 साइन एक्स cos एक्स, और यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव का सिंबल प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
तो क्या बन जाएगा 2 sin x cos x। क्लियर है? तो 2 sin x cos x से पॉजिटिव का 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस एमसीक्यूज का आंसर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का। भाई sin स्क्वायर x का अलग डेरिवेटिव लोगे, प्लस का सिंबल लोगे, फिर cos स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे, दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? नाउ मूविंग ऑन एमसीक्यूज नंबर 14। कैसे सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज नंबर 14 को? बहुत ही आसान तरीका। कहता है लाइन 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये वाले एमसीक्यूज तो बेटा बहुत दफा बता चुका हूं, पेपर के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज नंबर 14, इस क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 हमसे? कहता है लाइन 2x प्लस 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखो लफ्ज पढ़ो, क्या गिवन है, परपेंडिकुलर। मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर कभी भी आपको कोई लाइन की वैल्यू दे दी जाए और आपसे कहा जाए उस लाइन के परपेंडिकुलर या पैरेलल कौन सी दूसरी लाइन है, तो हमारे पास दो डिफरेंट केसेस बन जाते हैं यहाँ पे। उन केसेस को जानना जरूरी है। अब देखो आपको एक लाइन गिवन है और वो लाइन क्या गिवन है, 2x प्लस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0। आपसे पूछा जा रहा है बताओ इस लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन कौन सी होगी। तो मेरा बेटा कैसे इस बात को हम पहचानेंगे, कैसे इस बात को हम समझेंगे कि भैया इस लाइन के परपेंडिकुलर दूसरी लाइन कौन सी हो सकती है, इस लाइन के परपेंडिकुलर दूसरी लाइन कौन सी हो सकती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी आपको कोई लाइन की इक्वेशन गिवन हो, आपसे कहा जाए उस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सी इक्वेशन है, तो परपेंडिकुलर के केस में बड़ी एक खूबसूरत लॉजिक फॉलो होती है कि फर्स्ट लाइन का जो भी y का कोफिशिएंट होगा सेकंड लाइन के वो x पे जाता है। तो फर्स्ट लाइन के y का कोफिशिएंट क्या था, 3, वो सेकंड लाइन के x का कोफिशिएंट बन गया। फिर बीच में आता है माइनस का सिंबल, फर्स्ट लाइन का जो भी x कोफिशिएंट होता है सेकंड लाइन का वो y कोफिशिएंट बन जाता है। और कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर है मेरा बेटा? तो सिंपल तरीके से क्या लॉजिक मैंने आपको दी, कभी भी आपको कोई लाइन की इक्वेशन गिवन हो, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि फर्स्ट लाइन का जो x कोफिशिएंट होता है वो सेकंड लाइन का y कोफिशिएंट बनता है हैविंग अ साइन ऑफ नेगेटिव, और जो फर्स्ट लाइन का y कोफिशिएंट होता है सेकंड लाइन का वो x कोफिशिएंट बन जाता है। ये केस होता है परपेंडिकुलर का। तो आइए चेक कर लीजिए इन चारों ऑप्शन में से किसके बाद 3x माइनस 2y आ रहा है। तो मेरा बेटा किसके पास आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारे पास ये काम हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारे पास ये काम हो रहा है कि हमारे पास सिंपल तरीके से 3x माइनस 2y आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, पैरेलल के केस के अंदर क्या होता है, पैरेलल के केस के अंदर दोनों लाइंस के x और y कोफिशिएंट बिल्कुल सिमिलर होते हैं, कांस्टेंट खाली डिफरेंट होता है। तो अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके x और y कोफिशिएंट बिल्कुल सिमिलर होते हैं। क्लियर है मेरा बेटा यहां तक की बात? अच्छा तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। मैंने थोड़ा सा रब भी कर दिया ताकि आपके लिए आसानी से देखना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है मेरा बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है the coordinates of the centroid of a triangle whose vertices are 2, 8, 8, 2 and 9, 9। अच्छा, एक सिंपल सी बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले आप उस चीज को फिगर आउट करो। क्वेश्चन आपसे कहता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू बताओ, अगर तुम्हें एक ट्राइंगल के अंदर तमाम हमने वैल्यूज दे दी। यानी कि क्वेश्चन मुझसे कहता है अगर हमने आपको एक ट्राइंगल के अंदर एक आपको तमाम उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दे दी 2, 8, 8, 2 और थर्ड वर्टेक्स की वैल्यू क्या दे दी 9, 9। अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा। तो मेरा बच्चा सेंट्रॉइड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड का? मेरा बेटा तमाम स्टूडेंट्स को याद हो जाना चाहिए, x इज इक्वल टू x1 प्लस का x2 प्लस का x3 डिवाइडेड बाय 3। और y के लिए क्या होता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस का y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाय 3। बेटा कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है, सिंपल तरीके से x1 की वैल्यू डालो, x2 को डालो, x3 को डालो, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो क्या बन जाएगा 8 प्लस 2। 8 प्लस 2 सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा 10, और 10 प्लस 9 19, 19 डिवाइडेड बाय 3। मेरे ख्याल में ऑप्शन नंबर सी होगा, वैसे मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया। y की वैल्यू क्या होगी, अगेन y के लिए भी क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, तो अगेन 8 प्लस 2 प्लस 9 19 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरा बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सी हमसे, सिंपल सी बात कह रहा है, कहता है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिटरली बहुत मजे का क्वेश्चन। कहता है भैया क्या कह रहा है, कहता है सिंपल तरीके से अगर तुम्हारे पास एक लाइन है और वो लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, और एक पॉइंट से भी पास कर रही है 2, -3। मेरा बेटा एक्सरसाइज 2.5 मेरा फेमस क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 3 फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप इक्वेशन फॉर्मिंग फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद है नहीं याद है, y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद m, x माइनस का x1, m का मतलब क्या है स्लोप। क्लियर है ना मेरा बेटा?
अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आपसे आपको एक पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि लाइन एक्स एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है और पास कर रही है पॉइंट 2 कॉमा -3 से। यानी कि आपको 2 कॉमा -3 एक पॉइंट गिवन है, जाहिर सी बात है ये x1 कॉमा y1 हो जाएगा। और आपको स्लोप की वैल्यू तो बताई भी नहीं है, मगर बेटा थोड़ा सा भेजा अप्लाई करो, गौर से सोचो। ये क्या है आपके पास, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसके स्लोप की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो सिंपल तरीके से इक्वेशन के फॉर्मूले के अंदर m की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, x1 y1 की जगह के ऊपर 2 -3। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मेरी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट्स वैल्यू ऑफ स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो स्लोप की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 के बराबर है। किसके बराबर है मेरा बेटा, 0 के बराबर है। क्लियर है भैया, सिंपल सी बात कर दी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कहता है कि भैया इक्वेशन निकालनी है। देखो इक्वेशन निकालने के तीन फॉर्मुलाज होते हैं, एक फॉर्मुला होता है एंड पॉइंट फॉर्मुला, एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्मुला, और तीसरा फॉर्मुला क्या होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्मुला। तो देखो स्लोप हमें गिवन है क्योंकि लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के, और पॉइंट दिया जा रहा है 2 -3। सिंपल तरीके से वैल्यूज को डाल देते हैं यहाँ पे। तो y माइनस का y1 की वैल्यू क्या है, -3, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस का 3, इक्वल टू के बाद m की वैल्यू क्या है, 0, x माइनस का x1 की वैल्यू क्या है 2, तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, खत्म हो गई। सिंपल तरीके से इक्वेशन क्या आ जाएगी, y+3 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगी, y+3 इक्वल टू 0। और फाइनली हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का y+3 इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से y+3 इक्वल टू 0 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि बताओ क्वेश्चन नंबर 17, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये वाली चीज को रब कर देता हूं ताकि जगह बन जाए हमारे लिए। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा बेटा, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि भैया बताओ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6। भाई देखो आपको एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6। आपको ये इक्वेशन गिवन है, आपको इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6। आपसे कहा जा रहा है बताओ इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा। बेटा x इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये बात पहले भी आपको बहुत दफा बता चुका हूं मेरा बेटा। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। यानी कि वो पॉइंट जहां पे हमेशा वाई की वैल्यू क्या होती है, 0, और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपको इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6, सही है ना। आपसे कहा जा रहा है बताओ इसके अंदर से x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि मैं y की वैल्यू को 0 पुट करवा दूं, तो इस y की जगह पे 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी सिंपल तरीके से हमारे पास किसके बराबर, ये आ जाएगी हमारे पास 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6। सिंपल तरीके से मिडिल टर्म को ब्रेक कर दीजिए, आपके पास x की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी जो कि x इंटरसेप्ट की होंगी। तो क्या आ जाएगा ब्रेक करने के ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6। क्लियर है भाई, एल्स यहाँ से फैक्टर्स ब्रेक करवा लो। एक फैक्टर तुम्हारे पास x का आ जाएगा, तो क्या हो गया x प्लस का 3। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपके पास माइनस के 2 का, तो x प्लस 3 अगेन ब्रैकेट में आ जाएगा। तो आपके पास एक वैल्यू आ गई x प्लस 3 का फैक्टर की, और एक आ गई x माइनस 2 की। यानी कि x की एक वैल्यू आ जाएगी -2 और एक आ जाएगी पॉजिटिव का 2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये दोनों वैल्यूज किस चीज की होंगी, x इंटरसेप्ट की होंगी। ये दोनों वैल्यूज किस चीज की होंगी, x इंटरसेप्ट की होंगी। और यहाँ पे -3 भी मेरा x इंटरसेप्ट है, 2 भी मेरा x इंटरसेप्ट है। तो कैसे निकाला x इंटरसेप्ट के, भाई देखो आपको इक्वेशन गिवन है, आपको क्या गिवन है, आपको इक्वेशन गिवन है मेरा बेटा। आपको जो इक्वेशन गिवन है, आपने उस इक्वेशन के अंदर सिंपल तरीके से y की वैल्यू को 0 कर दिया। जब y की वैल्यू को 0 करा तो आपका इक्वेशन फॉर्म हो गई, वहां से आपने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। वो x की वैल्यू क्या है, हमारा x इंटरसेप्ट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बच्चों वाला, ये तो इनफैक्ट मेरे ख्याल में आपकी एक्सरसाइज जो 2.1 है उसके अंदर भी गिवन है क्वेश्चन। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको और क्लियरली नजर आए। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भैया डिस्टेंस निकाल के बताओ u cos थीटा u sin थीटा एंड 0, 0 के दरमियान। तो मेरा बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान तरीका। यानी कि मुझसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यानी कि मुझे दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट गिवन है u cos थीटा और u sin थीटा, और दूसरा पॉइंट क्या गिवन है 0, 0। मुझसे कहा जाता है बताओ इनके दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा। भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है,
पहले वाले पॉइंट को सपोज कर लीजिए आप किसके बराबर, आप सपोज कर लो पहले वाले पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को सपोज कर लो x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल तरीके से क्या होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस का u cos थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0 माइनस के u cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस का सिंबल, फिर क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस u sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है भैया? तो हमारे पास सिंपल तरीके से कैसे ओपन हो जाएगा, ये ओपन होगा जो जाहिर सी बात है जीरो के ऊपर तो स्क्वायर अप्लाई नहीं होगा, यू कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से यू स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरा बेटा यू स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो सिंपल तरीके से डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, रूट यू स्क्वायर के, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो सिंपल तरीके से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, मेरा यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर म्यू आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि भाई आपसे कहा जा रहा है इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालो। सिंपल सी लॉजिक, हम सिंपल तरीके डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा, आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको पास दो पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अप्लाई कर दोगे, सिंपल तरीके से डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? अगला एमसीक्यूज देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला एमसीक्यूज क्या कह रहा है, बताओ अगर तुम्हारे पास स्लोप, आपको इस लाइन का स्लोप निकालना हो, किस लाइन का स्लोप निकालना है, हमसे कहा जा रहा है 3x माइनस के 5 माइनस के 15 का स्लोप निकालना है। भैया स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का a डिवाइडेड बाई b। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपल तरीके से नेगेटिव लिखो और उसके बाद x वाली टर्म का कोफिशिएंट, तो x टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3, देन y वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा नेगेटिव का 5, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। स्लोप निकालने का, लीनियर लाइन की स्लोप निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा m इज इक्वल टू नेगेटिव का a डिवाइडेड बाई b। सिंपल तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा मेरा बेटा, आंसर आ जाएगा। अगला एमसीक्यूज क्या कहता है, डेरिवेटिव अप्लाई करो किसके ऊपर, कोसेक x के ऊपर। मेरा बेटा कोसेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला बहुत ही आसान सा, नेगेटिव का कोसेक इनटू कॉट। डेरिवेटिव का अंदर नेगेटिव कोसेक का फॉर्मूला नेगेटिव का कोसेक इनटू कॉट। ये बातें आपको पहले भी बहुत दफा मैं पढ़ा चुका हूं भाई, सिंपल तरीके से। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? अगला एमसीक्यू देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो आइए चेक कर लेते हैं कौन सा पास करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। इसका दूसरा पेपर का है, जस्ट गिव मी अ टाइम। हाँ ये रहा। अगला एमसीक्यू हमसे क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि कौन सा सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एनी फिगर दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन ऑलवेज हैव जीरो कांस्टेंट। क्या कहा मैंने, दुनिया की कोई भी फिगर जो बेटा कांस्टेंट जो ओरिजिन से पास कर रही होती है उसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। दुनिया की कोई भी फिगर, कोई भी लाइन, कोई भी चीज जो ओरिजिन से पास करेगी उसकी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो आपके पास ये चार इक्वेशंस गिवन है, देख लीजिए इनमें से कांस्टेंट की वैल्यू किसके पास नहीं एग्जिस्ट कर रही। ऑप्शन नंबर ए के अंदर कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है 7, ऑप्शन बी में 11 एग्जिस्ट कर रहा है, ऑप्शन डी के अंदर 19 एग्जिस्ट कर रहा है, ऑप्शन सी वाहिद वो एक पर्टिकुलर एमसीक्यूज है, एक पर्टिकुलर आंसर है जिसके अंदर कांस्टेंट जीरो। कांस्टेंट कहते हैं आपके पास किस चीज को जिसके पास कोई एक्स और वाई का वेरिएबल नहीं होता, सिंपल टर्म। तो कांस्टेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। तो कोई भी सर्कल, कोई भी लाइन अगर कभी भी आपके पास ओरिजिन से पास कर रही होगी तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। अगला एमसीक्यूज, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर 0,0 एंड रेडियस r इज डैश। मेरा बेटा एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपकी कोई भी इक्वेशन, कभी भी आपका कोई भी सर्कल अगर उसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो, दुनिया में कभी भी कोई भी सर्कल अगर उसका सेंटर कहां पर हो, ओरिजिन के ऊपर हो, अगर उसका सेंटर कहां पर हो, ओरिजिन के ऊपर हो, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऐसी इक्वेशन के पास x भी नहीं होता, y भी नहीं होता, दोनों जीरो होते हैं। तो सिंपल तरीके से इक्वेशन क्या होगी ऐसे सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या कहा हुआ है, रेडियस आर है। सिंपल तरीके से मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा मैंने सेकंड ईयर मैथ्स के एमसीक्यूज के लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, उसमें ये सारी बातें मैं पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है मेरा बेटा? सेकंड ईयर मैथ्स के तो मैंने 2 लेक्चर्स बहुत डिटेल के अंदर 1.5 घंटे के अपलोड किए हुए हैं, जिसमें मैंने एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो काइंडली उसको फॉलो करिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में सारी बातें समझाई हुई है। क्लियर है मेरा बच्चा? और सेकंड ईयर मैथ्स के लेक्चर्स वैसे मैंने डाले हुए हैं। एप्टीट्यूड के अगर मुझसे पढ़ रहे हो और अगर मुझे नहीं जानते एप्टीट्यूड के लिए, तो बेटा तुम अगर किसी कोचिंग सेंटर जाके एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो अपने माँ बाप के 40,000 रुपए हराम कर रहे हो। एप्टीट्यूड का एक एक लेक्चर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे अपने चैनल के ऊपर डाला हुआ है, ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को जाके देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में क्या खजाना मौजूद है। क्लियर है भैया? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एमसीक्यूज बहुत ही मजे का, कहता है द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2g प्लस का 2f प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो आपके पास रेडियस क्या होगा,
ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास कभी भी क्या गिवन हो, अगर जर्नल इक्वेशन गिवन हो तो रेडियस की वैल्यू क्या होती है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी होती है, मगर यहाँ पे कांस्टेंट मुझे के गिवन है, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का के हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो ये बी होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑप्शन क्या दे रहा है, मुझे ऑप्शन दे रहा है कि भैया के कांस्टेंट की जगह पे के दे रहे हैं, तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का के। अच्छा भाई, अगला एमसीक्यूज कहता है अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हो 3/2, तो बताओ कॉनिक क्या होगा। मेरा बेटा देखो, 3/2 कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा, जाहिर सी बात है 3/2 ऐसा नंबर होगा जो कि 1 से बड़ा होगा, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बड़ा ऊपर वाला नंबर बड़ा है। तो आपके पास यानी कि वैल्यू कैसी आ रही है, ई की वैल्यू आ रही है 3/2। 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 का मतलब ये कि आपकी जो वैल्यू आ रही है 1 से बड़ी है एसेंट्रिसिटी की। एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी किसकी होती है, गौर से देखिएगा, एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है सिर्फ हाइपरबोला की। एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी किसकी होती है, हाइपरबोला की। एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी और 0 से बड़ी किसकी होती है, यानी कि एक ऐसी टर्म जिसकी एसेंट्रिसिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, वो होता है एलिप्स। वो क्या होता है, एलिप्स होता है। एसेंट्रिसिटी अल्लाह भला करे 1 के बराबर किसकी होती है, ये होती है हमारे पास पैराबोला की। क्लियर है मेरा बेटा। और सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0 होती है। ये आपको बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए, ये सारी बातें मैं अपने शागिर्दों को अपने लेक्चर्स में बहुत ज्यादा बताता रहता हूं। क्लियर है भाई। तो इस एमसीक्यूज का आंसर क्या होगा, 3/2 की वैल्यू क्या होगी, 1.5। तो ऑप्शन क्या है, यानी कि एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी आ रही है, तो 1 से बड़ी एसेंट्रिसिटी किसकी होती है, सिर्फ हाइपरबोला की होती है। एलिप्स क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी होती है मेरा बेटा, पैराबोला की एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होती है। और सर्कल की एसेंट्रिसिटी, एक ऑप्शन सर्कल भी गिवन है, देखो सर्कल की एसेंट्रिसिटी हमेशा 0 के बराबर होती है। ये बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर है। अगला एमसीक्यूज देखो, वैसे एक मजे की बात, एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 के लेक्चर्स पहले अपलोड नहीं करे हुए थे, मैंने अब आजकल अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे, उन्हें अपने कोचिंग में समझ नहीं आ रहे थे वो लेक्चर्स। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, देन दिस कॉनिक इज डैश। मेरा बेटा रिलेशन गिवन है आपको एलिप्स का। एलिप्स का ये फॉर्मूला है, मैंने बहुत तरीके से तमाम फॉर्मुलाज बच्चों को याद करवाए, तो भी लेक्चर जब आ रहे होंगे तो आप देखेंगे फॉर्मुलाज कितने मजे से मैंने याद करवाए हुए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर किसका फॉर्मुला होता है, एलिप्स का फॉर्मुला होता है मेरा बेटा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे मुझसे कह रहे हैं कि भैया लेंथ ऑफ लेटिस सेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay किसके बराबर होगा। अच्छा, बड़ा मजे का एमसीक्यूज है। कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें क्या दे दूं, एक पैराबोला दे दूं, उस पैराबोला के अंदर एक्स स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द लेटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay किसके बराबर होगा। मेरा बेटा बहुत नॉर्मल सी बात है, आपको एक पैराबोला गिवन है, उस पैराबोला की इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। वाई लीनियर फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब पैराबोला सिंपल तरीके से क्या आ रहा है, पैराबोला हमारे पास सिंपल तरीके से आ रहा है किस फॉर्म में, अल्लाह भला करे, पैराबोला हमारे पास ऐसा पैराबोला जिसका एक्सिस बाय एक्सिस का है। तो भैया पैराबोला की मुझे मेजर इक्वेशन ही गिवन है, तो सिंपल तरीके से लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम की वैल्यू पूछी भी है। लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम का क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है मॉड 4a। लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम का ओरिजिनली फॉर्मूला क्या होता है, मॉड 4a होता है। बट इस क्वेश्चन के अंदर गौर से देखिए, आपसे मांगा हुआ क्या है, आपसे मांगा हुआ है ऐसे लेटिस लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम इस पैराबोला की मांगी हुई है, यानी कि ये आपको पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन है वही दी हुई है। तो भैया सिंपल तरीके देखो, जब 4a को 4a से कंपेयर करूंगा तो सिंपल तरीके से दोनों ही चीजें आपस में कट जाएंगी, तो सिंपल तरीके से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल फॉर्म में बन सकता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन करेक्ट हो नहीं सकता। 4a नहीं हो सकता, a हो नहीं सकता क्योंकि a से भी तो कट जाएगा, 4 हो नहीं सकता, तो ओरिजिनल फॉर्मूले खाली स्टैंड करता है 4a, मॉड 4a मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बिलियन डॉलर्स का एमसीक्यूज है बेटा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा हाइपरबोला होता है जिसकी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू फिक्स होती है जो कि √2 होती है। क्लियर है मेरा बच्चा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। ये वाले क्वेश्चन इस साल पेपर में बहुत ज्यादा आएंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, कहते हैं वर्टेक्स ऑफ y+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x-1 का बराबर है, बताओ किसके। आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपको इक्वेशन क्या गिवन है, y+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद आ रहा है 4 इंटू एक्स माइनस का 1। आपसे कहा जा रहा है कि बताओ ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन आ रही है पैराबोला की, बताओ ये पैराबोला की इक्वेशन किसके बराबर आ रही है। मुझे एक बात गौर से बताइएगा, यानी कि वर्टेक्स की वैल्यू निकालनी है। भाई देखो, इस पैराबोला को इसको ओरिजिनल पैराबोला के साथ, ओरिजिनल पैराबोला की इक्वेशन के साथ कंपेयर करवा देता हूं, जहां चूंकि मेरे पास एक्स लीनियर फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब एक्स तो पैराबोला एक्स का है, तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 4a
x माइनस का h क्या बन जाएगा, हमने सिंपल तरीके से इसको ओरिजिनल इक्वेशन के साथ क्या करवा दिया, कंपेयर करवा दिया। अब देखिए मेरे पास 2 के सामने क्या वैल्यू है, k की, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से नेगेटिव का 2 आ गई, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली नेगेटिव का 2। h के सामने क्या आ रहा है 1, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव का 1। और 4a के सामने 4 आ रहा है, तो सिंपल तरीके से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वर्टेक्स की वैल्यू को। तो मेरा बेटा वर्टेक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा फॉर्मुला अप्लाई कर देंगे वर्टेक्स का। क्या फॉर्मुला होता है वर्टेक्स का, वर्टेक्स का फॉर्मुला होगा हमारे पास h कॉमा k, तो h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू क्या है -2, तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा 1 कॉमा -2। चेक कर लीजिए 1 कॉमा -2 कहां पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 1 कॉमा -2। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, और आपको आगे इक्वेशन ऑफ द इलिप्स गिवन है। बेटा किसकी इक्वेशन गिवन है, इलिप्स की। तो आपसे कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई बताओ क्या होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई की वैल्यू क्या होती है, सिंपल तरीके से हमारे पास ये होती है 2c। क्या होती है डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, इट इज ऑलवेज 2c। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में छेड़छाड़ की हुई है। हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई की वैल्यू क्या होती है, 2c होती है, सही है ना। अब हमें ये आंसर कहीं पे भी नहीं गिवन है, 2c नहीं गिवन है। और आपको ये बात भी मालूम है कि c का एक रिलेशन होता है, c इज इक्वल टू ए। तो अगर मैं c की जगह पे ये पुट करवा दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 2ae। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई का एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है, 2ae। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कि इसमें एक छोटी सी मजे की काम किया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, 2c। अब तमाम लोग जानते हैं, अभी मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, लेक्चर में भी देख सकते हैं इंशाल्लाह 8.1 8.2 8.3 के, भाई 2c होते हैं ना डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर c बराबर है a इंटू ई के, तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो ऑब्वियसली 2ae बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन में कहीं पे भी 2c नहीं गिवन है, बल्कि क्या गिवन है, 2ae। तो 2ae कैसे आ रहा है भैया, c का रिलेशन होता है c इज इक्वल टू a, तो आंसर क्या आ जाएगा 2ae। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट का आ गया, भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं, एल हॉपिटल रूल होती है। यानी कि ऊपर वाली टर्म का भी डेरिवेटिव लो, नीचे वाली टर्म का भी डेरिवेटिव लो, और अगर आपके पास लिमिट सॉल्व करने के काबिल हो जाए, सिंप्लीफाई कर दो। अब देखो, अगर मुझे भी ये लिमिट का क्वेश्चन क्या गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और ऊपर गिवन है x स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अगर मैं अभी डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू को अप्रोच करवा दूंगा तो मेरे पास इन्फिनिटी बन जाएगा। तो तरीकेकार क्या है कि सिंपल एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, और x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। अब हमने सिंपल तरीके से एल हॉपिटल रूल के ऊपर इस पर्टिकुलर टर्म को सिंप्लीफाई करवा दिया। अब मैं लिमिट अप्लाई करवा दूंगा, तो जहां x आ रहा है वहां पे 3 डाल दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेटा मैं एमसीक्यूज के लेक्चर सेकंड ईयर लेवल के पहले अपलोड कर चुका हूं, इसलिए सारी बातें मैंने पढ़ाई भी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन किसके बराबर आ रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिट का एक एमसीक्यूज, कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो बताओ 1 + 1 डिवाइडेड बाय n की होल पावर में n। मेरा बेटा ये लिमिट का फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, हमेशा नेचुरल एक्सपोनेंट के बराबर होती है। यानी कि 1 + 1 डिवाइडेड बाय n की पावर में अगर n आ रहा होगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, नेचुरल एक्सपोनेंट के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1 + j माइनस का k एंड 2i - 3j माइनस का k। यानी कि मुझे एक वेक्टर गिवन है i प्लस का j माइनस का k, और दूसरा वेक्टर गिवन है जिसको डॉट प्रोडक्ट लेना है, चूंकि तो सिंपल तरीके से डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगला वेक्टर क्या गिवन है मुझे, ये गिवन है सिंपल तरीके से 2i - 3j माइनस का k। सही है ना मेरा बेटा। अगला वेक्टर क्या गिवन है, 2i माइनस का 3j माइनस का k। क्लियर है मेरा बच्चा। हमें एक वेक्टर गिवन है i प्लस j माइनस का k, और दूसरा वेक्टर क्या गिवन है, 2i - 3j माइनस का k। हमसे कहा जाता है इसका डॉट प्रोडक्ट बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको एक वेक्टर गिवन है i प्लस जे माइनस के, दूसरे गिवन है 2i - 3j माइनस के, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है कि भाई आई वाली टर्म को i से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2i इंटू आई क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से 2 आ गया। जे वाली टर्म j से मल्टीप्लाई होगी तो j माइनस का 3 1j माइनस का 3j क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। और माइनस का k क्या हो जाएगा, -1 प्लस का 1 हो जाएगा। सही है ना मेरा बेटा। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, 2 + 1 3, और 3 में से 3 चला गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस एमसीक्यूज का आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, सिंपल तरीके से कभी भी आप दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाओ, अगर आपको उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। यानी कि आई वाली टर्म आई से होगी, जे वाली टर्म जे से होगी, के वाली टर्म के से होगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये आई जे के लिखे नहीं जाते, क्योंकि आई डॉट आई की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कहता है, अगर ए डॉट बी क्रॉस प्रोडक्ट सी किसके बराबर होता है। अच्छा भाई, आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि बताओ ए, देखो अब ये बड़े गौर से एमसीक्यूज देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कहता है अगर तुम्हें वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, वेक्टर बी और वेक्टर सी के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ,
वेक्टर बी और वेक्टर सी के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि बेटा दो अनसिमिलर एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, थर्ड एलिमेंट के। तो बी इंटू सी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा, वेक्टर ए उसका आंसर होगा। तो अब वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वन के बराबर होगा। सिमिलर एलिमेंट्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा वन के बराबर होता है और अनसिमिलर एलिमेंट्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है। वाइल सिमिलर एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है जीरो के बराबर और अनसिमिलर एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है थर्ड एलिमेंट के बराबर। क्लियर है मेरे बेटे, नन ऑफ दिस का ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मेरा फेवरेट एमसीक्यूज। कहता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला बताइए। तो भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला आपको सिंपल तरीके से देखिए, इक्वेशन गिवन है। आपको क्या गिवन है, इक्वेशन। बेटा एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखिएगा, कभी भी टेंजेंट निकालना पड़ जाए, बहुत ही मजे की टेंजेंट या बहुत ही मजे का आपको स्लोप निकालने का फॉर्मूला सिखाता हूं। आपके पास देखो इक्वेशन क्या आ रही है, आपको इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 12 इक्वल टू 0। कभी भी आपको आपको सिंपल तरीके से स्लोप निकालना हो कि सही है ना, आपको लाइन गिवन है हाइपरबोला के ऊपर, आपसे कहा जा रहा है कि बताओ इस लाइन से स्लोप कैसे निकालोगे। स्लोप निकालने की शॉर्ट ट्रिक, बड़ी मजे की शॉर्ट ट्रिक है, मेरी एप्टीट्यूड लेवल की शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप सिंपल तरीके से स्लोप का फॉर्मूला लिखो, एम, नेगेटिव का सिंबल लगाओ, एक दफा इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव ले लो एक्स के रिस्पेक्ट के साथ, एक दफा इस पूरी की पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो एक्स के रिस्पेक्ट के साथ, कीपिंग द अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट। यानी कि एक दफा पूरी इक्वेशन का मैं एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लूंगा, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, और नेगेटिव के 12 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। और एक दफा इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो y की रिस्पेक्ट से डिवीजन के अंदर, तो 2y का y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल 2y हो जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 12 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 2 से 2 भी कट गया। तो सिंपल तरीके से स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, x डिवाइडेड बाय y। तो x क्या है मेरे पास 3 और y की वैल्यू क्या है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, स्लोप का 3 डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये स्लोप की जो मेरा फॉर्मूला है, मेरी शॉर्ट ट्रिक है, बिलियन डॉलर्स की, बेटा नस्ट के बैजेस के अंदर और एलईडी के बैजेस के अंदर मैं अपने एप्टीट्यूड साइड पे हमेशा पढ़ाता हूँ। क्लियर है मेरा बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत ही मजे का, क्या कह रहा है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, 2 की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x आपको क्वेश्चन गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन मैंने जैसे आपको बताया, लिमिट से कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, लिमिट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटा सबसे बेहतरीन तरीका होता है एल हॉपिटल रूल। यानी कि आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि अभी मेरा फंक्शन क्या अनडिफाइंड है, तो एल हॉपिटल साहब ने मरने से पहले एक रूल दिया था बेटा, क्या रूल था, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लो, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लो, फंक्शन तुम्हारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर लिमिट को अप्लाई करवा दो। अच्छा भाई, तो 2 की पावर x माइनस 1 का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, मेरा बेटा सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन एक्सपोनेंट। कॉमन एक्सपोनेंट क्या कहता है, 2 की पावर x को लिखा जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, ln2 का ln2 आ जाएगा, और फिर पावर वाली टर्म का डेरिवेटिव लूंगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। भाई 2 की पावर x का डेरिवेटिव कैसे लिया, भाई 2 की पावर x का डेरिवेटिव कॉमन एक्सपोनेंट, डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये 2 की पावर एज इट इज लिखा जाएगा, देन ln2 आ जाएगा, और देन क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑन द फंक्शन x ले लिया जाएगा। सिंपल तरीके से हमने ये चीज अप्लाई कर दी, और फिर माइनस का 1 आ रहा है, तो माइनस का 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 0, और नीचे x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। अब सिंप्लीफाई हो गया मेरा क्वेश्चन, आसान भाषा के अंदर आ चुका है। अब सही है ना, जब क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफाई हो गया, अब मैं अपनी लिमिट्स की वैल्यूज को अप्लाई करवा दूंगा। तो x अप्रोच क्या कर रहा है, 0 के ऊपर, तो 2 की पावर क्या बन गई, 0 बन गई। दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर 0 आ रही है तो उसका मतलब 1 ही होता है। तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, 2 की पावर 0 यानी कि 1, ln2 माइनस 0 डिवाइड बाय 1। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, आंसर मेरा ln2 आ रहा होगा। क्या आ जाएगा आंसर बेटा, ln2 आ जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। किस तरीके से सॉल्व करा, दोबारा सुन लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। बेटा कभी भी लिमिट्स का कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, आप हमेशा एल हॉपिटल रूल पे सॉल्व करोगे। एल हॉपिटल रूल आपसे ये कहता है कि ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लो, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लो, अगर आपके फंक्शन सिंप्लीफाइड नहीं है। उसके बाद सिंपल तरीके से क्या हो गया, हमने ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लिया, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लिया, और हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। इस तरीके से हमारे पास जब हम लिमिट्स की वैल्यू अप्लाई करवाई तो आंसर क्या आ जाएगा, ln2 आ जाएगा, और ये क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्या क्वेश्चन आ रहा है, द पॉइंट 5 कॉमा माइनस का 7.5 लाइज डैश द सर्कल हुज इक्वेशन दिस। यानी कि एक बड़ा टिपिकल एमसीक्यू आ रहा है क्वेश्चन नंबर 36। आपको एक सर्कल दिया जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा, एक सर्कल, और आपसे कहा जाता है कि बताओ बताओ आपका जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल के बाहर कर रहा है, सर्कल के अंदर कर रहा है, कैसे करोगे। भाई देखो सिंपल तरीके से आपके पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है, आपको जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट को उठा के इस इक्वेशन में आप पुट करवा दोगे, उस पॉइंट को उठा के सिंपल तरीके से इक्वेशन के अंदर क्या करवा दोगे, पुट करवा दोगे। यानी कि जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे 5 डाल दीजिए, जहां पे वाई आ रहा है वहां पे 7.5 डाल दीजिए नेगेटिव का।
जिस पर्टिकुलर इक्वेशन पे डालने के ऊपर, यानी कि जब आप इस पॉइंट को एक्स और वाई की जगह पे पुट करवा दोगे, अगर तो आपकी वैल्यू, अगर तो आपको इस पॉइंट की वैल्यू डलवाने के ऊपर आपका आंसर 0 = 0 आ जाता है, इसका मतलब आपका सर्कल ऑन साइड दी सर्कल है, यानी कि आपका सर्कल, आपका जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। अगर आपने इस पॉइंट की वैल्यू को इक्वेशन में पुट किया, पुट करने के ऊपर आपकी जो आंसर आया इक्वेशन का, वो क्या आ गया मेरा बेटा, वो आपके पास आ गया सिंपल तरीके से 0 = 0। इसका मतलब ये होगा कि आपका पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। अगर 0 नहीं आता, पॉजिटिव के अंदर कोई भी नंबर आ जाता है, यानी कि कोई भी नंबर आपका पॉजिटिव में आ जाता है, 0 से बड़ा कोई नंबर आ जाता है, क्या आ जाता है, 0 से बड़ी कोई वैल्यू आ जाती है, यानी कि इट कैन बी 1.2, इट कैन बी 2, 3, 4, 100, 11, कुछ भी, यानी कि 0 से बड़ी अगर वैल्यू आ गई, इसका मतलब आपका जो पॉइंट है ना, वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, इट इज लाइंग आउटसाइड दी सर्कल। और अगर आपकी वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है, देन इट इज क्वाइट ऑब्वियस का आपका जो पॉइंट होता है वो इनसाइड दी सर्कल है। तो मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आप सिंपल तरीके से इस पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल के चेक करिए। अगर तो 0 = 0 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, ऑन दी सर्कल। अगर आपके पास 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, इसका मतलब इनसाइड दी सर्कल, सॉरी आउटसाइड दी सर्कल। और अगर 0 से छोटी वैल्यू आएगी, देन इट विल बी इनसाइड दी सर्कल। क्लियर है मेरा बेटा? तो इन तीनों में से कोई भी एक आंसर आ रहा होगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैसा फंक्शन है? इट इज इधर अ इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, और नीदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। तो बताओ ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? मेरा बेटा कभी भी हम कैसे चेक करते हैं कि आया हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है? बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। अगर मेरे फंक्शन पे पुट, अगर मैं अपने फंक्शन की वैल्यूज को चेंज कर दूं, कन्वर्ट कर दूं, यानी कि मैं अपने फंक्शन के अंदर अगर नेगेटिव का एक्स पुट करवा दूं, उसको मुझे वापस से मेरा ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, उस सूरत के अंदर मेरा फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। यानी कि अगर मैं एफ एक्स के अंदर एफ नेगेटिव का एक्स पुट करूं और वापस से मुझे क्या मिल जाए, मुझे मेरा ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, देन इट विल बी नोन एज इवन फंक्शन। वाइल रेसिप्रोकल केस के अंदर क्या होगा, वाइस वर्सा केस के अंदर ऑड फंक्शन होगा। और अगर दोनों में से कुछ भी ना मिले, ना ऑड मिले ना इवन मिले, देन फंक्शन कहलाता है नीदर ऑड नॉर इवन। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मेरे पास ये एमसीक्यूज आ रहा है, मुझसे कहा जाता है बताओ ये इवन है या ऑड है? कैसे चेक करेंगे? सिंपल तरीके से, आपके पास जो साइन एक्स आ रहा है, इसके एक्स की जगह पे नेगेटिव का सिंबल पुट कर दीजिए। फिर प्लस का कॉस एक्स आ रहा है, तो एक्स के अंदर अगेन नेगेटिव का सिंबल पुट कर दीजिए। तो साइन नेगेटिव एक्स, तो मेरा बेटा साइन नेगेटिव एक्स की प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिव के सिंबल को साइन बाहर फेंक दे, तो क्या बन गया, नेगेटिव का साइन एक्स बन गया। फिर क्या आ रहा है, प्लस का कॉस नेगेटिव एक्स, तो अगेन कॉस प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या ये क्या करता है, कॉस की प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव साइन को खा जाता है, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का कॉस एक्स बन जाएगा। तो हमारे पास साइन नेगेटिव एक्स प्लस के कॉस नेगेटिव एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। अब गौर से देखिए, ना तो इसने इवन की कंडीशन पूरी करी, ना इसने ऑड की कंडीशन पूरी करी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नीदर इवन नॉर ऑड। क्योंकि इवन फंक्शन उस सूरत में बनता है कि अगर आप नेगेटिव की वैल्यूज पुट करवाएं, आपको पूरा फंक्शन वापस से पॉजिटिव का मिल जाए, तब इवन फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन उस वक्त मिलता है कि अगर आप नेगेटिव सिंबल पुट करवाएं, नेगेटिव बाहर आ जाए और अंदर पूरा फंक्शन आपको मिल रहा हो, उस सूरत में ऑड मिलता है। इस केस में ना तो ये बेटा इवन है ना ये ऑड है, क्योंकि ये बीच का है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दुनिया में कभी भी दो वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर होंगे तो वो किस कंडीशन को फॉलो करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मेरा बेटा कभी भी दुनिया में दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे, तो भाई आपको किस वैल्यू के ऊपर मिलेंगे, cos 90 के ऊपर मिलेंगे। तो a डॉट बी की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। यानी कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो किस कंडीशन को फॉलो करेंगे, a डॉट बी इज इक्वल टू 0 फॉलो करेंगे। एमसीक्यूज के ऊपर चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 39 क्या कहता है, फॉर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मेरा बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर सेंटर ऑफ द सर्कल सेम होते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल बेसिकली ऐसे दो सर्कल्स होते हैं जिनके अंदर हमेशा क्या होता है, आपके सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होंगे, दोनों के लिए सेम होगा। भाई बचपन में एक प्रकार पकड़ के छोटा सर्कल बनाते थे, फिर प्रकार को खींच के लंबा सर्कल बनाते थे, तो बेटा बचपन में जो काम करते थे ना, मैथ्स के अंदर उसका टॉपिक है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। क्या टॉपिक है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, कि भैया ऐसे दो सर्कल जिनके सेंटर हमेशा सेम रहे, तो आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अच्छा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। जीओएफ का क्वेश्चन आ रहा है कंपोजिट फंक्शन का। कहता है कि भैया क्या कह रहे हैं क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन बहुत ही मजे का क्वेश्चन कहता है कि अगर एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 1 प्लस कॉस एक्स और जी वाई की वैल्यू आ रही है 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो बताओ जी ओ एफ क्या होगा? भाई देखो क्वेश्चन बहुत ही मजे का, आपको वैल्यू किसकी गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ, यानी कि आपको जी का फंक्शन फाइंड करना है एक्स के रिस्पेक्ट से। तो देखिए जी का फंक्शन क्या गिवन है आपको, 1 प्लस वाई स्क्वायर। आपको चूंकि जो फंक्शन बाहर गिवन होता है उसको बाहर लिखते हो, जिसके अंदर का फंक्शन है वो उसके अंदर जाएगा। बहुत सिंपल से तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ ये बात। आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड जी ओ एफ, यानी कि जो एफ है वो जी के अंदर जाएगा, सही है ना? तो जी ये रहा, अब जी के अंदर क्या जाएगा, एफ। तो एफ की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से यहाँ पे आ जाएगा वाई की जगह के ऊपर कॉस एक्स।
तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मेरे पास क्या आ गया, आंसर चेक कर लीजिए, कोई गिवन है में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस एक्स स्क्वायर गिवन है, ये गिवन है सही आंसर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। भाई जीओएफ के मायने क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शन गिवन है। कंपोजिट फंक्शन भाई देखो, जो चीज बाहर गिवन है उसको बाहर रखोगे, जो अंदर गिवन है अंदर रखोगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ते कैसे, पढ़ने का तरीका जीओएफ, यानी कि एफ का जो भी वैल्यू होगी वो जी में जाएगी, सही है ना। तो एफ की वैल्यू जो गिवन है उसमें जाएगी, जी में जाएगी, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने आज की क्लास में एसएम साइंस गवर्नमेंट कॉलेज के, जो कि बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है, बॉयज के अंदर 5वें 6ठे 7वें नंबर के ऊपर आता है, डीजे के सामने वाकई है ये कॉलेज। एसएम साइंस गवर्नमेंट कॉलेज के हम लोगों ने मैथ्स के एमसीक्यूज को आज की क्लास में निपटाया और सॉल्व किया। क्लियर है बेटा, ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं। एक क्लास में बात कहूंगा बेटा, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है, 40 से 40 एमसीक्यूज आपको बहुत तरीके से करवा चुका हूँ। इसके अलावा मैंने सेकेंड ईयर मैथ्स के एमसीक्यूज की अलग से भी 2 वीडियोस बनाई हुई है, जिनमें बहुत डिटेल में मैंने एमसीक्यूज एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। साथ साथ अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो तो बेटा चैनल के ऊपर ई कैट मैथ्स के तमाम लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हो। क्योंकि बेटा अपने एप्टीट्यूड की तैयारी खुदारा अभी से करना स्टार्ट कर दो, बाद में टाइम नहीं बचेगा पेपर्स के बाद, ये बात मैं बहुत दफा आप लोगों को बता चुका हूँ। क्लियर है भाई, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम लिंक्स डाल दूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं, और ये पेपर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मिल जाएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।